करें, जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें, जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला कामना जिस यज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें, जिनसे सुशोभित है। सबको नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते भैया, है ना। तो चलिए, आज अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का सत्र हमारा शुरू होता है और आज हमारे बीच हिंदी भाषा, हिंदी में पकड़ कैसे बनाएं, इस पे चर्चा करने के लिए अभिभावक विद्यालय रायपुर से शालू दीदी हैं। हम उनका उत्सव पारा परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, है ना। नमस्कार भैया जी। हाँ दीदी, खूब खूब स्वागत आपका उत्सव पारा परिवार की ओर से, है ना दीदी। और मैं आपका परिचय देने के लिए मेरी श्रीमती जी गौरी जी को आमंत्रित करता हूँ। लीजिए गौरी। धन्यवाद श्रीमान जी। तो आज के सत्र को शुरू करने के पहले सर्वप्रथम परम श्रद्धेय बाबा जी नागराज जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। तो शालू दीदी जी को हमने अपने उसके लिए क्यों चुना, मतलब मैंने क्या क्वालिटीज देखी, क्योंकि मैं 5 साल काफी लंबे समय से साथ हूँ ही, और 5 साल अभिभावक विद्यालय में भी दीदी के साथ मैंने काम किया। तो दीदी में मैंने कुछ जो क्वालिटीज है जो बहुत जबरदस्त है। एक तो देखा मैंने दीदी का जो निष्ठा है विद्या के प्रति, ये बहुत जबरदस्त था दीदी का। और दूसरी बात, जो किसी चीज को विश्लेषण करके सार निकालना, ये क्वालिटी भी दीदी में बहुत जबरदस्त है। और उसी का मैं एक उदाहरण बताऊं कि भरी मई महीने में जब हमारी छुट्टी होती थी तो दीदी इतना जो अध्ययन, क्योंकि दीदी का पढ़ने का, अध्ययन का भी बहुत ज्यादा शौक है, बहुत सारी बुक्स दीदी पढ़ते रहती है। तो गर्मी में हम मई महीने में दीदी के घर 2 घंटे की क्लास के लिए जाते थे हफ्ते में एक बार, और ये लगता था कि दीदी महीने भर में जो पूरा विश्लेषण किए, उन्होंने जितना दर्शन को पढ़ा है, जो जो उस महीने भर की उपलब्धि रही, तो हम हर हफ्ते जाके दीदी से 2 घंटे में वो सार दीदी से लेके आते थे। तो दीदी को मेरे श्रीमान जी भी और मैं भी एक ज्येष्ठ भगिनी के रूप में स्वीकारी हूँ। और दूसरी चीज ये भी देख पाती हूँ कि जो अभिभावक विद्यालय में साथ साथ रहना हुआ, तो मैं देख पाई कि दीदी अभिभावक विद्यालय की सारी जिम्मेदारियों में बहुत ही जबरदस्त उनकी भागीदारी रहती थी। और यदि मैं स्वयं की गति को देखूं तो मैंने 2012 में अध्ययन शिविर किया, पर उसके पहले ही जब डीएलएड वगैरह में 2-2, 3-3 दिन की क्लासेस चालू हुई थी चेतना विकास मूल्य शिक्षा की, तो शालू दीदी के साथ मुझे शिविर लेने का अवसर मिला। और मेरे पहले शिविर की शुरुआत शालू दीदी से ही हुई, उन्हीं के सानिध्य से हुई, और वहीं से मुझे तरासना दीदी ने शुरू किया। और उसका ये था कि बिना अध्ययन किए ही फिर मैं शिविर लेने लगी थी। शिविर लेने वही जो सूचना देने वाला काम, तो मुझे तरासने में और मेरी जिंदगी में विद्या के प्रकाश में गति देने में, परिवार में संतुलन बनाने में, और प्रतिकूलताओं में कैसे अपने आप को स्थिर रखा जाए और स्वयं के साथ भी न्याय किया जाए और परिवार के साथ भी न्याय किया जाए, तो इन सब चीजों में मैं देखती हूँ तो मुझे दीदी से, मतलब बहुत ज्यादा दीदी ने मुझ पर काम किया, मुझे तरासा है उन दिनों में, और अभी भी सतत संपर्क में है ही। तो मैं दिल से दीदी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और दीदी का सानिध्य तो हमको लगातार मिलते ही रहेगा। तो मैं पूरे उत्सव पारा परिवार की तरफ से उनका उत्सव पारा अपने अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण में स्वागत करती हूँ। और अब मैं माइक सौंपती हूँ शालू दीदी जी को कि वो अपने सत्यापन के साथ फिर अपनी बात को रखें। सबको नमस्ते। ये गौरी भाभी
जी और साहू भैया में कूट कूट कर दिखाई देता है और निश्चित रूप में आप सब में होगा ही। मैं आप में से कुछ को डायरेक्ट जानती हूँ और कुछ को इनडायरेक्ट। अभी इतना समय नहीं है कि हम 1 to 1 परिचय करें। मैं जरूर चाहूंगी कि कभी आप लोगों से मिलूं और हम आमने सामने बात करें। फिलहाल मेरे को वन वे बोलने के लिए बोला गया है तो मैं बोल लेती हूँ। भाभी ने कहा कि सत्यापन देना है। सत्यापन देंगे तो ये बोल सकती हूँ कि मैं मध्यस्थ दर्शन की एक विद्यार्थी हूँ। अभी मैं मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन कर रही हूँ और सूचना लेते हुए सूचना देने का कुछ काम कर रही हूँ। अपने आप में अगर माइलस्टोन को पूछेंगे कि मैं अपने आप में खुद को कहाँ देख पाती हूँ, तो चित्रण शुद्ध हो रहा है और 4.5 क्रिया ये थोड़ी प्रखर हो रहा है, इसको मैं देख सकती हूँ। दर्शन में मेरा 2005 में मेरा पहला शिविर हुआ अनीता दीदी का सत्यम अभिभावक विद्यालय में। तब मुझे देख के लगा इसमें कुछ तो चीज ऐसा है कि जिस चीज को मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली अपने बारे में बताऊं तो बचपन में मुझे ज्ञान की बहुत ज्यादा प्यास थी। हालांकि गांव में ऐसा कोई मुझे मेरा वातावरण नहीं था, लेकिन मन से प्यास था। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये विवेकानंद के लिए रामकृष्ण आते हैं, मतलब जैसे कि अर्जुन के लिए कृष्ण आए, हमारे लिए कोई नहीं आएगा क्या? मतलब मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। लेकिन उसको वो जिज्ञासा प्रखर हो पाए ऐसा कोई वातावरण नहीं था। शादी के बाद जब मैं रायपुर आई और योग संयोग बस अभिभावक विद्यालय पहुंची 2005 में, तब पहला शिविर करके मुझे ऐसा लगा कि यही मेरा वो था, लक्ष्य था जो मैं ढूंढ रही थी। लेकिन तब तक जिंदगी में इतना उथल पुथल कर चुके थे अपने विचारों में कि उसको रिपेयर मेंटेनेंस करने में 3-4 साल लग गया। तो 2008 में सोम भैया का दूसरा शिविर मेरा हुआ छोटी में, जो हम सब ने हमारे परिवार के बच्चों के लिए सब साथ साथ रह के किए थे। विद्यालय में जितने भी अभी लोग हैं, बी आर भैया, सोम भैया, नूतन भाभी, अनिता दी, सुषमा दीदी, हम सब छोटी में रुके थे 7 दिन अपने अपने बच्चों के साथ। वो शिविर में मुझे ऐसा लगा कि बनना तो फिर कुछ ऐसे ही बनना है, समझना इसको ही है और जीना इसी को ही है। उसके बाद सोम आप लोगों का छत्तीसगढ़ जो तब नंद कुमार जी थे, उनके साथ काम हुआ 2008 या 9 में। सब अध्ययन के लिए अछोटी आना शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ शिक्षक का बैच का। उनके साथ मेरा भी अध्ययन होता रहा समय समय पर। सोम भैया, साधन भैया का बुक का जब अध्ययन होता, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, हम जाके बैठते और इसी क्रम में शिविर लेना भी चालू हो गया। 2011 में जब विद्यालय खोलने की बारी आई, तब विद्यालय में मैंने जिम्मेदारी लिया। विद्यालय में काम करते हुए शिक्षा को ठीक से जानने का मौका मिला। जब हम जिम्मेदारी लिए थे तब हमें योग्यता बहुत कम था और उत्साह बहुत ज्यादा। लेकिन योग्यता बढ़ा ही लेंगे क्योंकि बाबा साथ में है, बाकी लोग साथ में हैं, इस भरोसा के साथ हमने कदम रखा था। 2012 में बाबा ने कहा कि आप सब 6 महीना के अध्ययन करो, भले ही विद्यालय बंद कर दो, क्योंकि एक एक बच्चे को संभालना 50-50 बुजुर्ग को संभालने के बराबर है। अगर तुम अध्ययन नहीं करोगे तो तुम उखड़ जाओगे। मुझे ये लाइन पूरा याद है। मैं जो भाषा बोल रही हूँ बाबा जी सेम टू सेम बोले थे कि एक एक बच्चा 50-50 बुजुर्गों के बराबर है, नहीं संभाल पाओगे। उसी क्रम में 2013 में मेरा 6 महीना का शिविर हुआ और उसके बाद सूचना देने का काम, प्रबोधन का काम, विद्यालय में भागीदारी में बुक लिखने का काम, ओरिएंटेशन, ये सब काम में मेरा भागीदारी रहा। और गौरी भाभी एक बोली थी कि जीवन को आप कैसे देखते हो, अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो स्टार्टिंग में मैं भी अनुकूलता और प्रतिकूलता से बहुत प्रभावित होती थी। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली प्रभावित होती थी। कोई एक समय में समझ में आया
कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही सुख और दुख का कारण नहीं है। अगर हम में स्वयं में स्थिरता है ना, अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। ये लाइन जैसे जैसे हमें समझ में आती है हमारे अंदर स्थिरता जो है ये बढ़ती जाती है। हालांकि दर्शन का रेफरेंस नहीं है, लेकिन एक दोहा मुझे हमेशा याद आता है। नानक जी का दोहा था या कबीर जी का, मैं नाम बता नहीं सकती ठीक से। नानक, इस संसार में सुख दुख दोनों आए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। सुख दुख को मैं अनुकूलता प्रतिकूलता समझती हूँ। मतलब प्रत्येक एक का जिंदगी में अनुकूलता और प्रतिकूलता आएगी ही। उस समय को हम कैसे काट रहे हैं? ज्ञानी ज्ञान से काटता है और मूर्ख रो के काटता है। वक्त तो अपने हिसाब से बदल ही जाता है। और सेम टू सेम सूत्र मुझे मध्यस्थ दर्शन में समझ में आया। तो प्रतिकूलता में मेरे अंदर बहुत हलचल नहीं होती। इवन कुछ प्रतिकूलता होता है तो इस प्रतिकूलता से कैसे निकलना है, समाधान कैसे होगा। जैसे लोगों को लग सकता है कि जिंदगी में समस्या बहुत है और समाधान बहुत कम है, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है समस्या बहुत कम है और समाधान बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी धरती स्वर्ग हो नहीं है, तो डेली को हम उठेंगे तो हो सकता है हमारे लिए कोई नया चैलेंज सामने में रखा हुआ हो। कभी मेरा स्वयं का कारण से, कभी परिवार के कारण से, कभी समाज का, कभी प्रकृति का, कभी अस्तित्व में किसी घटना का। लेकिन उस समय हम उस समस्या को कितना समय देंगे और हमारा लक्ष्य को कितना समय देंगे, ये संतुलन बना पाना, ये बहुत बड़ा अभ्यास है, जिसको हम कहते हैं चिंतन अभ्यास। कि इस समय मुझे क्या करना है और मुझे क्या सोचना है, और अस्तित्व पर भरोसा होना। इस तरीके से हम धीरे धीरे देख पाते हैं कि समस्या की साइज जो है वो घट जाती है। यहाँ पर याद आ रहा है, बाबा जी के साथ एक बार शिक्षा के ऊपर बात हो रहा था, तो बाबा ने कहा शिक्षा 3 तरीके से हो सकता है। प्रथम शिक्षा ऐसा हो सकता है कि समस्या आए और हमें समस्या से निपटने की क्षमता ही ना हो, हम गिव अप कर दें, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। सेकेंड एजुकेशन इससे बेटर हो सकता है कि रिपेयर मेंटेनेंस वाला एजुकेशन, कि प्रॉब्लम्स आते रहे लाइफ में और उसको ठीक करने के लिए हम मोटिवेशनल होके उसको ठीक करें, फिर दूसरा समस्या आए, फिर उसको ठीक करें, फिर तीसरा समस्या। तीसरा एजुकेशन, सबसे बेस्ट एजुकेशन जो हो सकता है कि बालक का किस उम्र में कौन सी समस्या आ सकती है, उसका शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, उसके लिए उसको बिफोर 1 ईयर तैयार कर देना साइकोलॉजी के साथ। तो अब उसको लाइफ में जो समस्या आएगी उसको समस्या लगेगा ही नहीं, उसको अवसर लगेगा। हम इससे पहले भी दर्शन में बात कर चुके हैं कि समस्या अपने आप में कोई समस्या नहीं है। मुझे व्यवस्था नहीं पता, समस्या का समाधान नहीं पता, या समस्या क्या है एग्जैक्ट ये नहीं पता, इसी कारण से वो समस्या लग रहा है। समाधान होने से प्रत्येक समस्या हमारे लिए एक अवसर है। इस तरीके से हम एजुकेशन को देख सकते हैं। हालांकि के साहू भैया जी ने कहा कि हम हिंदी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हिंदी एज ए लैंग्वेज है ना, भाषा के ऊपर मेरा बहुत पकड़ नहीं है। अगर आप बोलेंगे हिंदी व्याकरण में बताऊंगी तो वो नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन बच्चों का स्मृति क्षमता बढ़ाना, बच्चों को निष्कर्ष निकालना बताना, बच्चों को भूत भविष्य वर्तमान है ना, काल क्रिया, ये सब बताना, ये सब में मेरी एक्सपर्टाइज है कि किस उम्र के बच्चों को कितना स्मृति होनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे इसके आगे जब मौका मिलेगा, है ना। भाभी बोली है कि अगले संडे या उससे अगले संडे जैसा भी मिलता है। आज अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे को मध्यस्थ दर्शन में सबसे, एजुकेशन में सबसे क्या चीज छुआ, तो एक तो बाबा जी का जो कहना था संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, ये 3 आधार पर अभिभावक विद्यालय का आधार स्तंभ है ये तीनों।
दूसरा, मध्यस्थ दर्शन में कोई भी चीज क्रमिक रूप में है, वो क्रम मुझे बहुत टच किया। किसी भी क्रम को अगर हम देख पाते हैं तो, जैसे मैं एक एग्जांपल्स देती हूँ, है ना। जब मैं अध्ययन के समय अर्थशास्त्र पढ़ रही थी, है ना, अर्थशास्त्र, आवर्तनशील अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का स्टार्टिंग का पेज में समृद्धि का नियम सबसे पहले दिया। उसमें समृद्धि का ये नियम दिया कि आवश्यकता से अधिक होने की भाव ही समृद्धि है। बढ़िया बात है, लेकिन 3-4 पेज आगे जाते जाते वो डेफिनेशन को थोड़ा और प्लस कर दिया। यानी व्यक्ति में जो समृद्धि था, अब उसको परिवार में समृद्धि कर दिया। डेफिनेशन फिर से दिया गया कि एक परिवार से आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही समृद्धि। फिर किताब आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे जाके फिर डेफिनेशन में एक स्टेप और प्लस हो गया। एक ग्राम में, एक गांव की आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही समृद्धि है। थोड़ा सा परिभाषा आगे बढ़ा और बुक खत्म होने से पहले जो लास्ट डेफिनेशन था, धरती अभी जैसी है उससे अधिक नेक्स्ट पीढ़ी को सौंप पाना ही समृद्धि है ना। यानी ये पांचों स्थिति समृद्धि है। व्यक्ति में भी समृद्धि है, परिवार में भी समृद्धि है, समाज में भी समृद्धि है, प्रकृति में भी, उसको हम स्वर्ग बना दें, ये समृद्धि का पूर्ण परिभाषा है। मैं कल न्याय के लिए भी देख रही थी, हमारी एक और गोष्ठी चलती है, उसमें न्याय के ऊपर बात हो रहा था। तो अलग अलग तरीके से आ रहा था कि हम अपने लक्ष्य के प्रति देखें, ये न्याय है। परिवार में उभय तृप्ति पूर्वक जी पाए, ये न्याय है। तो मैंने एक डेफिनेशन देखा उसमें, अभ्यास दर्शन में, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के साथ एक सूत्रता पूर्वक जी पाना ही न्याय है। तो अगर ये परिभाषा को हम देख पाते हैं तो हम बालक से, आसपास से या किसी से भी कोई विरोध नहीं होता। अगर हम अनुभव का डेफिनेशन को भी देखते हैं, अनुभव, अनु यानी क्रम, भव यानी होना, एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है वो क्रम से है, ये समझ में आना को हम अनुभव कहते हैं। ये क्रम को हम जितना बारीक से देख पाते हैं, जितना विश्लेषण करके देख पाते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन उतना ही सहज हो जाता है। आप लोगों ने तो मतलब साहू भैया जी खुद मिलेड में टीचर रहे हुए हैं, तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था वो 2005 का जो वो सब है कि बच्चों में क्या क्या होना चाहिए। उसमें एक था शिक्षा जो होगा वो स्पाइडर, वो क्या होगा, स्पाइरल होगा, कुंडलीकृत। वैसा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बढ़ेगा। छोटा बच्चा माँ के साथ रहता है तो वो माँ संबंध को समझता है। बच्चा 3 साल का होता है तो परिवार वालों के साथ रहता है, तो उस समय उसको परिवार संबंध की आवश्यकता है। बच्चा 6-7 साल का होता है, अब वो कुटुंब के साथ निश्चिंत स्वरूप में रह पाता है तो वो कुटुंब संबंध को समझता है। उससे थोड़ा बड़ा होता है, वो माता पिता की मित्र मंडली के साथ भी रह पाता है, तो उस समय वो संबंध को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और क्लास 5 तक आते आते बच्चों को मानव जाति एक और मानव धर्म एक, ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यानी शिक्षा पता होना जितना महत्वपूर्ण है, शिक्षा में क्रम का पता होना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा में क्रम, स्वयं का क्रम, बच्चों का क्रम, जितना सटीकता से हम पहचान पाएंगे उतनी बढ़िया से शिक्षा हम दे पाएंगे और उसका सही सही मूल्यांकन कर पाएंगे और बच्चों की पात्रता के अनुसार शिक्षा दिया जाएगा। जब बाबा से बात हुआ मेरा कल गौरी भाभी से बात हुआ कि संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन को वो आपको बहुत बार बता चुके हैं। कभी आवश्यकता पड़ी तो उस पर हम सब मिलकर और भी चर्चा कर सकते हैं। मैं आज जब बाबा से बात हुआ कि बाबा बुक हम क्या लें, किताब क्या पढ़ाएं, तो आप सबको पता ही होगा छत्तीसगढ़ के सारे विद्यालय में ये बुक चलने के लिए ऑर्डर था। चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे जानकारी नहीं है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के नाम से एक किताब है 1 से 5 का,
बाबा हमको बोले कि ये किताब आपको आप लोगों ने पढ़ाना है और ये किताब केंद्र में रहेगा, यानी इंग्लिश पढ़ेगा, इंग्लिश निकलेगा तभी भी इस किताब का शाखा के रूप में होगा, मैथ्स निकलेगा तभी भी इस किताब से निकलेगा, ईवीएस भी यहीं से और हिंदी भी यहीं से। तो ये किताब का जो वो था लिंक था, गौरी भाभी ने आपको भेज दिया था, मैं उसको थोड़ा सा उस लिंक को या क्रम को यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगी, और इस पर मेरा कुछ लिखा हुआ है, क्लास होने के बाद मैं वो आप सबको भेज दूंगी। अगर शिक्षा को हम देखते हैं तो शिक्षा का जो एक सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है, प्रथम शिक्षा माता पिता से, द्वितीय शिक्षा परिवार से, तृतीय शिक्षा शिक्षण संस्थान से, चतुर्थ शिक्षा वातावरण से, और पंचम शिक्षा शीत उष्ण वर्षमान और परिस्थिति से होता है। शिक्षण संस्थान में औपचारिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तक और विषय वस्तु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यक्रम द्वारा बालक मानव लक्ष्य को प्राप्त कर पाए और सहअस्तित्व पूर्वक जीने की योग्यता संपन्न हो, इसीलिए बालक का उम्र अनुसार उसको ग्रहण करने की पात्रता और आवश्यकता अनुसार उसको चक्राकार और स्पाइरल तरीके से इस बुक को लिखा गया है। ये बुक को अगर आप देखेंगे क्लास वन में अ से ज्ञ हिंदी वर्णमाला का सारे शब्द से, है ना, सारे अक्षर से एक एक सार्थक छोटी छोटी कविता है। आजकल हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के पास जितनी भी भाषा है, हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, लेकिन मानवीय भाषा थोड़ा कम है ना, वो भावों को रख नहीं पाते हैं। बच्चों को आप ऐसे बोलोगे वो बड़े बड़े लिख लेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में अगर 10 लाइन अच्छी बात लिखनी है तो उस समय उनको बड़ा भारी पड़ जाता है। वो बहुत अच्छा है, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा ध्यान रखते हैं, उसके बाद थोड़ा पेन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो बच्चे भावपूर्ण भाषा बोल पाए, इसके लिए छोटी उम्र में उनका शब्दकोश में जैसे अ से अभय, आ से आहार, द से दया, इस तरीके की पूरा उनका वोकेबुलरी जो है अच्छे अच्छे शब्द के साथ, आप ये पूरे बुक को देखेंगे क्लास 1 का सारे कविता इसी के ऊपर है। बाबा कहते हैं कि अध्ययन तब सफल होता है जब अध्यापिका अ से अम्मा सिखाए और घर में जाए तो अभिभावक आ से आदर सिखाए। क्लास 1 में ये सारे शब्द के बाद क्लास 2 में अगर आपके सामने क्लास 2 का बुक है तो इसका हम अगर इंडेक्स देखते हैं अनुक्रमणिका तो क्लास 2 में 19 पाठ है और ये 19 पाठ को 4 भाग में बांटा गया है। भाभी सामने बुक है आपका? नहीं अभी नहीं है दीदी। चलिए बुक देख लेंगे आप, है ना। जी क्लास जी 2 में इंडेक्स में 19 पाठ है और 19 पाठ को 4 भाग में बांटा गया है। पहला भाग मानव लक्ष्य, दूसरा समग्र व्यवस्था, तीसरा अखंड समाज और चौथा सार्वभौम व्यवस्था। मानव लक्ष्य, समग्र व्यवस्था, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, ये 4 भाग में क्लास 2 से 5वीं या उसके आगे भी है, क्लास 8वीं तक है ये बुक लिखा गया है। ये उस क्रम से लिखा गया है। इस पाठ क्लास 2 में जो 19 पाठ है, इनका आपस में एक बढ़िया छोटा सा इंटरकनेक्शन है। क्लास 1 में अगर आप मानव लक्ष्य को पढ़ेंगे, है ना, तो अगर हम मानव लक्ष्य पाठ को पढ़ते हैं, है ना, तो मानव लक्ष्य में एक सेकेंड, हाँ मैं अभी अपनी जगह पे वापस बैठ के, हाँ, मानव लक्ष्य में पहला पाठ में हम पढ़ते हैं कि मैं मानव संतान हूँ, मैं सुखी होना चाहती हूँ, मैं प्रसन्न रहना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ। मैं क्या क्या समझना चाहती हूँ?
मैं अपनी आसपास की वस्तुओं को समझकर जीना चाहती हूँ। तो जब हम आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए वो देखता है तो उसको आसपास क्या दिखाई देता है? आसमान दिखाई देता है। आसमान में कुछ तारे, सूरज, चंद्रमा दिखाई देते हैं और उसमें उसको ये समझ में आता है या टीचर के तरफ से ये सूचना दिया जाता है कि हमारी धरती भी ये सभी के जैसे एक ग्रह है। ठीक, इसी क्रम में आप देखेंगे तो पाठ 1 मानव लक्ष्य है, पाठ 2 अस्तित्व है ना। बच्चा समझने के लिए देखता है तो आकाश दिखाई देता है और सूरज, चांद, सितारे दिखाई देते हैं। जब वो धरती समझ में आता है कि मेरा धरती भी इनमें से एक ग्रह है, तो धरती में 4 अवस्था है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। अब क्रमिक रूप में देखेंगे ये 4 पाठ है। ठीक है, जब ये 4 पाठ में ज्ञानावस्था में जब मानव को समझ में आता है कि मैं ज्ञानावस्था की इकाई हूँ, तो यहाँ से फिर आगे बढ़ता है अखंड समाज की तरफ और ये सूत्र दिया जाता है कि हम सब परिवार में रहते हैं, है ना। प्रत्येक मानव किसी ना किसी परिवार में ही रहता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन संबंध होते हैं। परिवार के अलावा बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं, उनको हम समाज कहते हैं। तो ज्ञानावस्था के मानव परिवार में रहता है, तो पाठ नंबर 7 जो होगा ये परिवार है। ठीक, परिवार में माता पिता, भाई बहन संबंध होते हैं। पाठ नंबर 8 है मानव संबंध। परिवार के अलावा बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं, उनको हम समाज कहते हैं। पाठ नंबर 9 समाज। विद्यालय समाज का एक भाग है। पाठ नंबर 10 मेरा विद्यालय। विद्यालय में अध्यापक अध्यापिका जी पढ़ाते हैं। पाठ नंबर 11 गुरु शिष्य संबंध। गुरु हमें सही जीना और हमारा आवश्यकता के बारे में समझाते हैं। पाठ नंबर 12 हमारी आवश्यकता। हम विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालय में समाज का एक भाग है। विद्यालय में अध्यापक अध्यापिका जी पढ़ाते हैं। अध्यापक गुरु हमें सही जीना और हमारा आवश्यकता के बारे में समझाते हैं। मानव का आवश्यकता और सही जीना समझकर मैं समझदार होता हूँ। तो पाठ नंबर 13 हो गया जानना। मैं आवश्यकता को जानता हूँ और समझदार होता हूँ। समझकर मैं उत्सवित और प्रफुल्लित होता हूँ। पाठ नंबर 14 उत्सव। फिर पाठ नंबर 15 की ओर हम आएंगे व्यवसाय। तो परिवार एवं समाज में जीते हुए हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। श्रम से सारे वस्तु का उत्पादन वो व्यवसाय होते हैं। तो पाठ नंबर 15 है व्यवसाय। व्यवसाय या उत्पादन ऋतु अनुसार होते हैं। पाठ नंबर 16 ऋतु। समझने, सीखने, श्रम करने के लिए स्वस्थ शरीर का आवश्यकता है। पाठ नंबर 17 शरीर। स्वस्थ शरीर के लिए सही पोषण की आवश्यकता है। आहार से हमें शक्ति मिलती है। तो पाठ नंबर 18 है आहार। यह अनुकूल ना होने पर शरीर अस्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ शरीर को ठीक करने के लिए अनुकूल आहार, रखरखाव, सेवा और औषधि की आवश्यकता होती है। इस तरीके से देखेंगे तो पाठ नंबर 19 से औषधि। तो मानव लक्ष्य से लेकर, हाँ भाभी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं दीदी, बहुत बढ़िया, रखिए रखिए। तो मानव लक्ष्य से लेके औषधि तक पाठ को आप एक लाइन में देख सकते हैं कि इस पाठ को ऐसे ही क्यों क्रम से लिखा गया है। मानव लक्ष्य क्यों पहले रखा गया है ना।
तो ये जी। तो हुआ इसका क्लास वाइज इसका कनेक्शन। आप अगर जी। 1 to 5 को भी देखते हैं तभी भी जी। बहुत सुंदर कनेक्शन है। मैं 2 पाठ का एग्जाम्पल दे देती हूँ, जी। उसके बाद हम फिर आपका फीडबैक सुनेंगे। मैंने अभी 2-3 बात बताया। सबसे पहले जी। मैंने अपने सत्यापन बताया, जी। उसके बाद दर्शन में कोई भी चीज क्रमिक है इसके बारे में बताया, समृद्धि जी। वाला सूत्र लेके। उसके बाद जब हम बच्चों के साथ काम करेंगे तो वस्तु पता होने के साथ क्रम पता होना बहुत आवश्यकता है, इसके बारे में बात किया। इसके बहुत बाद बढ़िया। चेतना विकास मूल्य शिक्षा में क्लास 1 में सार्थक शब्द का भंडार है, इसके बारे में बात हुआ। और क्लास 2 में जो 19 पाठ है ये इंटर कनेक्शन के साथ है ना। ये बहुत सोच समझकर पहला पाठ मानव लक्ष्य और आखिरी पाठ औषधि रखा गया है। आप अगर वंस अभी तो हो गया इसका समांतर वाला कनेक्शन, अगर आप इसका लाइन वाला कनेक्शन देखेंगे, जैसे एक पाठ में लेती हूँ मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य के ऊपर अगर आप क्लास 1 में देखेंगे तो एक छोटी सी कविता है, लक्ष्य हमारा है समझना, सब बातें अच्छी सीखना, लक्ष्य हमारा अच्छा बोले, साथ साथ ही जीना। कक्षा 2 में ये थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम बच्चों को समझाते हैं कि हम सब मानव संतान है, मानव समझकर सुखी होता है, यही मानव लक्ष्य है। ध्यान देने की बात यह है कि कक्षा 1 में हम बोले अच्छा बोलना, अच्छा सीखना, ये मानव लक्ष्य है। क्लास 2 में हमने कहा हम सब मानव संतान है, हम समझकर सुखी होंगे, ये मानव लक्ष्य है। अब हम उसको अच्छा बोलना की बात नहीं बोल रहे, अब हम उसको सही की बात कर रहे हैं। क्लास 3 में आते आते हमने उस नियम को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, मेरे माता पिता मेरे आवश्यकताओं को ध्यान रखते हैं, मैं माता पिता, भाई बहन, मित्र और गुरुजी पर विश्वास करता हूँ, वो भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ और वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। इसको हम सब चेक करके देखेंगे कि हम घर में, विद्यालय में कितने बच्चों के साथ या अपने ऊपर ये बोल सकते हैं कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि ये सब कुछ समझ सकता है। समझदार होना और सबके साथ जीना मानव लक्ष्य है। आगे बढ़ा दिया इस नियम को। अच्छा बोलना मानव लक्ष्य है क्लास 1। क्लास 2 मानव समझकर सुखी होता है, ये लक्ष्य है। कक्षा 3 में समझना और सबके साथ जीना, ये मानव लक्ष्य है। क्लास 4 में ये नियम क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ा देगा। क्लास 4 में एक्सप्लेन किया, किसी घटना या किसी कार्य की होने के कारण को हम समझ सकते हैं, कारण बदलते नहीं है, हमेशा एक जैसे रहते हैं। सोच विचार और अध्ययन के द्वारा कारण को समझ सकते हैं, कारण की समझ को समाधान कहते हैं। मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व है। आगे बढ़ रहा है चीजें, बहुत ही बढ़िया बढ़ रहा है, बहुत सुंदर। क्लास 4 में नियम दे दिया, मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। क्लास 5 में चीजों को और आगे बढ़ाया, समाधान का अर्थ है समझ पूरा हो जाना, अच्छा व्यवहार करने पर मानव सुखी होते हैं, समृद्धि के लिए अनेक प्रकार का उत्पादन कार्य और सेवा कार्य है, मानव समाज और शेष 3 अवस्थाओं के साथ जीना ही सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व ही मानव लक्ष्य है और मानव लक्ष्य समान है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। और इसमें एक भी लाइन मैंने खुद अपने मन से नहीं लिखा है, ये 1 से 5 का बुक से हाईलाइट पॉइंट को मैंने बस नोट किया है। एक वर्ड भी इसमें मेरा नहीं है। 1 से 5 का मैंने जो कनेक्शन पढ़ा, तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे प्रत्येक पाठ। हाँ जी भाभी। हाँ देखी हूँ मैं तो, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ऐसे प्रत्येक पाठ का कनेक्शन है ना।
मैं जब आपको इसका भेजूंगी अभी गूगल डॉक का लिंक, उसमें पदार्थ अवस्था का भी कनेक्शन लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल से 2:38 हो रहा है। अभी 2-3 मिनट और बोल सकते हैं आप। पदार्थ अवस्था बोल दो। हाँ बोल दो, 2-3 मिनट 4 मिनट बोला जा सकता है। पदार्थ अवस्था में कक्षा 1 में कुछ कविताएं हैं। तरल, ढलना, झरना, डगर, धरती, जल, इस पर कविता। कक्षा 2 में बताया मिट्टी, पत्थर, वायु और जल को पदार्थ अवस्था कहते हैं। सभी तरल ढाल की ओर बढ़ता है, यह नियम है। पहला नियम दिया क्लास 2 में, तरल ढाल की ओर बहता है, यह नियम है। कक्षा 3 में इसको आगे बढ़ाया। पदार्थ अवस्था 3 स्वरूप में पाई जाती है, ठोस, तरल, विरल। ठोस, तरल, विरल एक चक्रीय क्रम है, इससे ऋतु संतुलन होता है, यह नियम है। आगे बढ़ाया, लोहा, सोना, जैसे वो था मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु के साथ नहीं, हम क्लास 2 में बताए थे मिट्टी, पत्थर, वायु और जल को पदार्थ अवस्था कहते हैं। क्लास 4 में हमने उसमें धातु को भी ऐड कर दिया है ना। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि धातु भी पदार्थ अवस्था है। अभी हमने इसको मटेरियल ऑर्डर में लिया। फिर हमने यहाँ पर पहचानना और निर्वाह करना को इंट्रोड्यूस किए हैं। लोहा चुंबक से चिपकता है। पहचानना, निर्वाह करना पदार्थ अवस्था की क्रियाएं हैं। पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित है, पदार्थ अवस्था व्यवस्था में है, यह नियम है। पहले बताया तरल ढाल की ओर बहता, ये नियम है। उसके बाद बोला चक्रीय क्रम को नियम है। कक्षा 4 में बताए पहचानना और निर्वाह करना नियम है और इसका आचरण निश्चित है। कक्षा 5 में बताए पदार्थ अवस्था में भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया होते हैं। भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया का परिणाम निश्चित है, पदार्थ अवस्था परिणाम अनुसंगी व्यवस्था है, यह नियम है। 1 से 5 तक पहुंचते पहुंचते परिणाम अनुसंगी व्यवस्था को बहुत क्रमिक रूप से बता दिया। ये ध्यान में रहने से कक्षा में पढ़ाते समय हम चेतना विकास में संतुलित रहेंगे कि इस, मैंने कहा क्लास 2 से 5 तक पदार्थ अवस्था का नियम बहुत सुंदर से आगे बढ़ाया है। हाँ। अगर इस तरह से हम प्रत्येक पाठ को अंतर संबंध के साथ माइंड मैप बना पाते हैं, के साहू भैया जी बढ़िया से माइंड मैप बनवाते हैं, मुझे पता है आप सब बनवा लीजिएगा जी। माइंड में बनाते हैं तो मानचित्रण से वस्तु स्मृति में रखना आसान हो जाता है जी। और स्मृति से मनन सहज रूप से होता है और आवश्यकता के अनुसार संश्लेषण और विश्लेषण द्वारा अध्ययन, अध्यापन और जीने में स्मृति का उपयोग होता है। मेरे तरफ से कंप्लीट। आप सभी को इस लाइन नमस्कार। को दीदी लास्ट वाली लाइन को फिर से रिपीट करिए। लिखा हुआ है भाभी, भेज दूंगी मैं, पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिंक में भेज दूंगी अभी तुरंत। हाँ, ये आखिरी वाली लाइन का आशय जो आप बोले ना, मानचित्रण से वस्तु स्मृति में मनन से सहज होती है और संश्लेषण विश्लेषण से, इसका आशय भी थोड़ा खोल दीजिए। जैसे कि अगर हम पूरे अध्ययन को देखते हैं तो बाबा ने अध्ययन के लिए 3 स्टेप दिए हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यानी किसी भी चीज को सुनना और पूरा सूचना के आधार पर जब हम चीजों को सोचते हैं पूरे अंतर संबंध के साथ, उसको मनन कहा गया। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत क्रमिकता से, बहुत स्पष्टता से आपने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब थोड़ा अपन सुनते हैं सबका फीडबैक। नमस्ते दीदी, मैं अजय बोल रहा हूँ दुर्ग से। जी भैया। जी। दीदी आपने जो 1 से 5 तक का जो बताया और जो उसका एक सीरीज में बताया, बहुत ही अच्छा। हम मेरे पास है वो, मैं बच्चों के साथ लेके बैठता भी हूँ, तो वो हम जो है 1, 2, 3, 4 को तो ये ऐसा लगा कि छोटे बच्चों के लिए है करके, लेकिन 5 का हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे तो अब ये समझ में आया कि ये एक
मतलब एक सीरीज में है ये, कैसे हम जी। जो है जो सरल से लेके हम थोड़ा आगे जी इस तरीके से जा सकते हैं ऐसा। तो मैंने अभी दीदी एक और किया है, मेरे यहाँ का जो बच्चा है अभी क्लास 7 में है, और चूंकि जी जो है ऐसा बैठ के पढ़ाने में जो है उतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो अभी मैं उसको डिक्टेशन के रूप में लिखवा रहा हूँ क्लास 5 का जो है। जी तो बात बात में जो है उनको जो है मानव लक्ष्य क्या है, कैसे जीव अवस्था है, कैसे प्राण अवस्था है, ये इस पे जो है, और जब वो लिख लेता है तो उसको मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा सा उसको जो है एक्सप्लेन करो, क्या समझ में आ रहा है। इतना सरल, जी इतना बढ़िया और इतना अच्छे तरीके से ये है कि अभी जी मुझे ज्यादा दिन हुआ नहीं है ये दीदी इस जीवन में जस्ट जुड़े हैं, साल भर ले दे करके हुआ है। तो मेरे लिए जो है जी आजकल की चीजें जो है उतनी जो है ज्यादा समझ में तो आती नहीं, लेकिन इन पुस्तकों को पढ़ के मुझे लगता है कि यही चीजों का जो है पूरा विस्तृत रूप जो है आगे पुस्तकों में ऐसा है। तो मेरे लिए तो बड़ा बिल्कुल अच्छा भैया। है। और यह जो बच्चे 1 से 5 तक पढ़ रहे हैं वो आज मेरे लिए जो है वो काम आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है सर। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सभी को नमस्ते, है ना। नमस्ते। ये जो शालू दीदी ने पूरा जो इंडेक्स को एक साथ क्रम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ करके 1 से लेकर 19 तक जो क्रम बताया है वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया है। इतना क्रमिक अध्ययन तो परंपरा में हम करा ही नहीं पाते। इंडेक्स कहीं का कहीं रह जाता है और केवल शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं बस। जी तो जी बहुत बढ़िया, सही बहुत ही बात अच्छा। है, सही बात है दीदी, सही बात। चलिए अगली बहन। हेलो सभी को नमस्ते, प्रणाम। हाँ बड़ी मम्मी जी, दीदी मैं बोल रही हूँ। हाँ क्लास 1 से 5 तक जो है ना, क्लास 1 में अच्छा बोलना सिखाना, सार्थकता ए से लेकर ग तक का जो सार्थक वाला शब्द सिखाना, से अभय, ऐसे आहार, अम्मा, ऐसे अच्छा अच्छा चीज बताना, तो बहुत अच्छा है। शुरू क्रम से ही बच्चा सार्थकता को सीखेगा। और फिर क्लास 2 में परिचय करवाना सारी अवस्थाओं से, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानव लक्ष्य को, मैं मानव संतान हूँ, सुखी रहना चाहता हूँ, प्रसन्न रहना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, ये सारी चीजों को बच्चे को बताना। तो बच्चे क्लास शुरू से ही इसको सीखते जाएंगे बड़ी मम्मी जी। और क्लास 3 में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन हैं, इनके वो सारे मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसा बताना है क्लास 3 में। और चौथा में सोच विचार कर कारण को पहचानना, और मानव समाधान समृद्धि के द्वारा श्रम से पूरा करता है आवश्यकताओं को, ऐसे समझाना है। और समृद्धि के लिए अनेक अनेक प्रकार से उत्पादन कार्य होते हैं जो हमारे श्रम द्वारा पूरा होगा, ऐसे बच्चों को समझाना ना। क्रम से दिया है बड़ी मम्मी जी, तो बताने में ये सरलता होगी। बहुत बढ़िया बेटा जी, आप बहुत ध्यान से सुने हो और बहुत अच्छे से अपनी बात को रखे हो, बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। अगले भाई जी, बहन जी। अनूपपुर से लाल बहादुर बोल रहा हूँ जी। ये जो 1 से 5वीं तक का जो एक बुक का सेट जिया जी दिए थे, बीच में जी। मैं आद्या को पढ़ाया भी था इसको, पर अभी सालू दीदी ने जितना जो अंतर संबंध बताया और जो क्रमिकता बताई है, ये पहले मेरे को इसका एक वो नहीं था, भान नहीं था इस चीज का। तो मैं उनको जी। जस्ट जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ाते ऐसे ही पढ़ते रहते, बच्चा पढ़ लेता था। पर अब मेरे को एक तो ये चीज समझ में आई कि ये नव्या को तो बहुत ही मतलब दोनों को ही करूंगा, और आज अक्षय तृतीया है तो आज से ही इनका शुरुआत कराता हूँ कि बहुत बढ़िया। क्या इसको जो बच्चे पढ़ रहे थे, मतलब किताब जैसा पढ़ रहे थे, किताब जैसा पढ़ाना नहीं है, इसका उनको भी अध्ययन कराना है। क्या तो बात ये जो अध्ययन कर लेंगे ना, क्या और दूसरी चीज, हम भी जो जानकारी देते थे तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता था कि किस लेवल की जानकारी इनके पास जाएगी नहीं जाएगी, हम अपनी तरफ से बोल देते थे। पर अब एक चीज समझ में आती है कि ये जो क्रमिकता है, जैसे इनको बताने का भी जो तरीका रहता है, उसमें हमको ये रखना है कि इनको इस तरीके से बताया जाए तो ताकि इनके पास में अच्छे से समझ भी पाएंगे उसको। जी बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया, सही बाकी बात है। दीदी ने हमको बहुत ही अच्छे से समझाया। ये बुक मेरे पास में काफी पहले से थी, पर आज इसका ना बहुत बढ़िया मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आया कि किस तरीके से इससे निचोड़ निकाला जा सकता है और समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। मैं सावित्री दीदी बोल रही हूँ, धमतरी जिला से। जी। जैसे हिंदी भाषा को लेकर अभी सालू दीदी ने जो बात रखी, तो भाषा भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो अभी तक हिंदी भाषा में जो अक्षर ज्ञान कराया गया आ से लेके ज्ञा तक, तो
इस दर्शन की बहुत बड़ी खूबसूरती है चेतना विकास मूल्य शिक्षा की, जिसमें प्रत्येक जो अक्षर है वो संबंधों को लेकर या धरती की चारों अवस्थाओं को लेकर इंटरकनेक्शन करके आप सबने जो इसमें मेहनत किया है, लिखा है, और इससे बच्चे को जब वो 5वीं क्लास तक पहुंचेगा तो उसको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि मानव लक्ष्य क्या है, सह अस्तित्व ही मानव का लक्ष्य है। इस तरह से हम देखते हैं तो पूरा इंटरकनेक्शन इस धरती की चारों अवस्थाओं को समझने में या 5वीं क्लास तक जाते तक बच्चे को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, ये बहुत खूबसूरती के साथ पुस्तक में लिखा गया है, जिसको आपने रखा, इसके लिए काफी धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया सावित्री दीदी जी, बहुत बढ़िया। भाभी एक आगे मिनट, भाभी हाँ एक मिनट, हाँ ये बुक इतना बढ़िया से लिखा गया है। जब अभिभावक विद्यालय का आरंभ हुआ तो बाबा ने कहा था कि ये एक बुक से ही सारा बुक निकलेगा। जितना जी जितना हम इस बुक को पढ़ते हैं, आज भी इसमें लगता है कि फिर से कोई नया कनेक्शन दिख रहा है। जी ये तो एक कनेक्शन मैंने देखा है, लेकिन इसमें एक ही कनेक्शन ऐसा नहीं है। जी तो आप सब भी इस बुक को जितना पढ़ेंगे उतना इसको कनेक्शन के साथ, उतना इसमें एक्टिविटीज, इसमें सीखना, इसमें नृत्य गाना सब निकल सकता है इसमें। जी बिल्कुल सही बात जी है। जी बहुत बढ़िया, हाँ बहुत मैं बढ़िया मैडम स्वागत। सूरजपुर से दीदी जी ने बहुत अच्छे से बताया, और मेरे पास भी पुस्तक है लेकिन मैं नहीं देख पाई पुस्तक को, और दीदी ने पहली कक्षा के लिए बताए हैं उसको, पहली कक्षा वालों के लिए मानव लक्ष्य। तो मानव लक्ष्य में है मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो सुखी कहाँ से, वातावरण से। और अखंड समाज, अखंड समाज में जो है परिवार, तो परिवार में माता पिता भाई बहन रहते हैं। और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए है मतलब मेरे माता पिता आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं और आवश्यकता को पूरा कराते हैं। बस इतना ही दीदी। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया दीदी जी, बहुत बढ़िया। चेतना विकास मूल्य शिक्षा चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो आज पुस्तक है, बहुत अच्छा है, क्रम से रखा गया है। ये आज पता चला, और सभी शिशु अपनी मातृभाषा को समझने व बोलने की योग्यता उसमें संपन्न होती है। ठीक है दीदी। बढ़िया भैया दीदी, बहुत बढ़िया। पूनम बोल रही हूँ रायपुर से। जी जी सबसे बताइए। पहले तो दीदी आप सबको नमस्कार, और सालू दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपने बहुत अच्छे से चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो पुस्तक है उसको क्रमवार, जो मतलब उसके पीछे के जो अर्थ को हमको समझाया, तो ये आज ही मुझे पता चला है। हालांकि ये बुक लॉकडाउन के दौरान मैंने मतलब बच्चों के लिए मंगवाई है, कक्षा 1 कक्षा 2 की बुक्स मेरे पास है। तो दीदी 15 दिन ही हुए हैं कि बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में अजय भैया ने बताया कि इसको बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा मैं दिला रहा हूँ, तो वैसे ही हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की। और ये बात बिल्कुल सही है दीदी की भी मैं उसको मतलब देखी हूँ खुद से या पढ़ी हूँ, मुझ में भी अंदर और जिज्ञासाएं और उसको पढ़ने का मन करता है और समझने का मन करता है। बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से ये बुक है दीदी। और वाकई में मतलब आज जो उसके अंदर का जो आपने सार बताया कि 1 से लेके कक्षा 5वीं तक बच्चा मतलब अपने लक्ष्य को समझ जाता है, संबंधों को पहचान जाता है, अवस्थाओं को जान जाता है, 4 अवस्थाओं को, तो वो उसका जो अंदर का रहस्य जान के मुझे और अच्छा लगा। और बस दीदी यही कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी जी। हाँ जी, मैं आशु बोल रहा हूँ भोपाल से। सभी को नमस्कार। नमस्ते। ये बुक हालांकि बहुत दिन से पड़ी थी हमारे पास, पर आज ही इस पे जो नजर गई उसमें एक चीज वाकई बहुत अच्छी लगी, और जो दीदी जी ने बताया उसके बाद ये कि इतने छोटे बच्चों को भी छोटे छोटे नियम से कनेक्ट करते हुए पूरी अस्तित्व से जोड़ दिया है, वह चीज बहुत अच्छी लगी। जैसे वो छोटा सा ही नियम एक बताया उन्होंने कि तरल ढलान की तरफ बहता है, तो मतलब ये कितना प्यारा तरीके से लिखा है, उसको ही सोचकर ही मैं बड़ा विस्मित हूँ और कि क्या सोच गई बाबा जी की, और बिल्कुल बच्चों के लेवल के हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से उनको कनेक्ट करते हुए। बाकी जो इसके पहले दीदी जी ने बोला कि 5वीं तक ही उसको हर एक तरीके से उसको सारे ज्ञान मिल जाए, चारों अवस्थाओं के, संबंधों के और हर एक, तो वाकई बहुत अच्छा लगा। और
अब मैं भी पढ़ रहा हूँ तो उसको एक एक पाठ पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है कि एक की क्या है तो जल क्या है, तो ये सब तो मुझे खुद अपने आप में उत्सव जैसा फीलिंग आ रही। शालू दीदी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया उसने समृद्धि को पांचों स्थिति में बहुत बढ़िया कनेक्ट करके रखे और बच्चे को शिक्षा संस्थान में आज भाग है माता पिता से लेकर के वो प्रकृति तक पहुंचाए। बहुत बेहतरीन और सही में बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हीरालाल। दीदी सालू दीदी को नमस्ते। मैं हीरालाल बिलासपुर से। अभी ये सालू दीदी ने कहा कि शिक्षा में क्रम का पता होना आवश्यक है, तो उसको देखा मैं तो तुरंत SCERT की बुक पहली कक्षा को निकाल के देख रहा हूँ। कभी ध्यान नहीं गया था दीदी। वास्तव में पहली कक्षा में जो है ये अगर पाठ को देखें तो आम की टोकरी, दूसरा है 4 चने, तीसरा है चूहो म्याऊं सो रही है, चौथा है पगड़ी, पांचवा है इस तरह की बात। साहू के साथ हम लोगों ने काम किया पर इधर ध्यान कभी गया नहीं। आपने अभी कहा कि एक तो बातें हैं कि क्रम, तो एक तो देख रहा हूं मैं कि ये जो एक कक्षा में एक पाठ का दूसरे पाठ से कनेक्शन और वहीं दूसरे तरफ एक कक्षा का दूसरे कक्षा में कनेक्शन, ये तो बेजोड़ है, लाजवाब, बहुत ही अच्छा। बहुत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम इसको देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पूरा एक कनेक्शन है। अगर आप 1 से 5 को बुक को देखेंगे तो आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे ये एक बड़ी ड्राइंग पेंटिंग है टाइप का। जी बढ़िया तो भाई जी। बताइए। काम किए हैं और लेकिन ना इधर इस तरह की बात कभी ध्यान नहीं गया और ये बहुत आश्चर्य की बात होता है। हम लोग काफी काम किए लेकिन इधर ध्यान कभी नहीं दे पाए। ये तो हम लोगों के लिए भी सीखना मैंने अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे। बहुत बढ़िया भाई जी। प्रभुनेंद्र कुमार मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। जी भाई जी बताइए। जी दीदी, जो अभी सालू दीदी ने बताया था जी, उससे मेरी तो काफी समस्याएं सॉल्व हो गई। बहुत बढ़िया, बधाई हो भैया। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ह्यूमन वैल्यूज करके, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज करके एक क्लास लेते हैं। तो उसमें क्रम क्या हो, वो क्रम तो दे रखा है लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते थे। तो मुझे लगा कि ये जो विधि है दीदी ने बताई, उससे मैं उसको ज्यादा अच्छा दे पाऊंगा बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। और कोई भाई जी बहन जी रखना चाहेंगे बात? हाँ दीदी, नमस्ते दीदी। हाँ, रतिया मैं कृष्ण मोहन गरीब से सालू दीदी को नमस्ते बोलता हूँ। नमस्ते मेरी ओर से। जी जी जी। किताबें तो मेरे पास भी है और मैं इनसे मैं अपने स्कूल में बच्चों को इनको अवगत कराते रहता हूँ जी। और बच्चे भी ना इन्हीं को वो बोलते हैं कि इनका वो जैसे अपन शुद्ध लेखन लिखवाते हैं या बताओ ना और बताओ ना, अध्यापक जी ऐसे करके बोलते रहते हैं। और मैं तो स्कूल में भी लिखवा दूं, अ से अम्मा, आ से आदर, ये सब स्कूल में लिखवा दी हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो दीदी जी ने जो इसका इंटरकनेक्टेड जो है कि एक पार्ट का दूसरे पार्ट से और एक क्लास का दूसरी क्लास से जो बताई ना, वो वास्तव में अत्यंत मतलब प्रेरणापद रहा। तो इसके लिए दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी जी, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। हेलो और दीदी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और सालू दीदी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, क्योंकि किताबें तो थी मेरे पास पर मैं इतना ध्यान से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। आज जो दीदी का सुनना और उसके बाद मैं देख रही हूँ तो इसमें जो क्रमशः जिस उम्र में जो चीज बतानी है बच्चे को, पहली क्लास से लेकर के 5th तक, तो उसमें मैं ऐसा देख पा रही कि स्वयं से पूरे अस्तित्व तक पहुंचाने का जो क्रम बड़ा सुंदर तरीके से सजाया है। और उसमें भी जो जितनी देना है जरूर आवश्यकता है उम्र के हिसाब से, उतना ही पहली का पहले फर्स्ट क्लास का पहली क्लास का उतना ही दिया है, फिर उससे ज्यादा विस्तार सेकंड में, फिर उससे ज्यादा विस्तार थर्ड में। ऐसा करते करते पूरा बहुत अच्छे से 1 से 5वीं तक में कंप्लीट कर दिया है बच्चे को, कि वो अपने संबंध को समझ जाए, प्रकृति की चारों अवस्थाओं को समझ जाए और
खूब अच्छे से उनका कनेक्टिविटी के साथ में वो समझ करके और समझ के साथ जी पाए और आगे अपना बहुत अच्छे से करियर के लिए भी और हर तरह से वो बहुत अच्छे से क्या बोलेंगे समझ पाएगा, जी पाएगा, ऐसा इसमें सजा हुआ नजर आ रहा। और अपना तो बच्चों को जाएगा जब जाएगा, पर मुझे खुद को ही लग रहा है कि कितना बहुत व्यवस्थित तरीके से, हमको भी इतना नहीं समझ में आता था अभी तक जब तक नहीं सुना था या उसको नहीं देखा था, पर ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमको भी ये समझने की जरूरत है और उसके साथ साथ फिर हम ये दे पाएंगे और इससे और अच्छे हमको हर चीज समझने में आसानी होगी, ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। अपन अपने आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो शालू दीदी जी को पूरे उत्सव पारा परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम लोग, और सारे भाई जी बहन जी जो हम सबके संयुक्त प्रयास से ये शिविर वो हो पा रहा है, अपना अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर जो सबके संयुक्त प्रयास से संपन्न हो रहा है। तो आप सब का भी पुनः हार्दिक अभिनंदन है।